अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनाई मार दिए गए। ईरान में जो बमबारी हुई उसके नतीजे में उनको मार दिया गया। पहले तो ईरानी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और कोशिश की कि ये खबर दबा दी जाए, लेकिन मोसाद के जासूस उस कंपाउंड के पास मौजूद थे जहाँ पे ये बमबारी की गई थी और उसने इमीडिएटली खामेनाई की पिक्चर्स और वीडियोस बना के भेजी जो ट्रंप को दिखाई गई, और उसके बाद ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी कि उसको बदल सके। ये वो कंपाउंड है जहाँ पे ईरान के खामेनाई मौजूद थे अपनी काफ़ी बड़ी लीडरशिप के साथ, और बमबारी के बाद इसका ये हाल हुआ। तो ये है कि ईरानी लीडर के मरने से, ऑफ कोर्स देखें, एक सुप्रीम लीडर था, उसके मरने से ईरान कमज़ोर होता है, लेकिन ऐसा है कि ये 86 साल का था, मरने वाला ही था, करीब था कि वो किसी वक्त भी मर जाए। तो उससे लीडरशिप का जो सक्सेशन था, जो पहले से तैयारी की गई थी कि लीडरशिप को आगे किस तरह चलाना है। तो अजीज़ दोस्तों, मामला सीधा साधा है कि ईरान इराक सीरिया की तरह एक सिविल वॉर की तरफ जाएगा। मामला अच्छे नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए मामला इसलिए अच्छे नहीं होंगे कि ईरान अफ़गानिस्तान दो पड़ोस के ममालिक अगर सिविल वॉर में होते हैं तो उन ईरान और अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डरिंग पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वो हैं केपी और बलूचिस्तान, और केपी और बलूचिस्तान में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है। आर्मी के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए वहाँ पे जंगें चल रही हैं। तो पाकिस्तान इन लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होगा, और ये पाकिस्तान की आर्मी जो कि हमेशा इस कंट्री को लीड करती रही है, उनकी गलत पॉलिसियाँ हैं जो ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान बल्कि ईरान और अफ़गानिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। देखें, अभी खामेनाई के मरने पे प्रोटेस्ट हुए, शिया कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किए पाकिस्तान में। आप यकीन माने कि ईरान ने जो बमबारी की है ना अड़ोस पड़ोस के मुसलमान देशों पे और इसराइल पे, उसमें इमारात में एक आदमी मरा है, अमेरिका का कोई नहीं मरा अभी तक। इसराइल में सुना है 8 मरे हैं, सऊदी अरब में कोई नहीं मरा, बहरीन में कोई नहीं मरा, ओमान में कोई नहीं मरा, कतर में कोई नहीं मरा। पाकिस्तान में 32 लोग, अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि 32 लोग मारे गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद, कराची वगैरह में, जहाँ पे अमेरिका की एम्बेसीज हैं उन पे प्रोटेस्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने अटैक किया एम्बेसीज के ऊपर। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने डायरेक्ट फायरिंग करके मारा, कोई कह रहा है कि अंदर एम्बेसी में अमेरिकन कमांडोज ने फायरिंग करके मारा है। वॉटएवर, पाकिस्तानी कुत्ते की तरह इस वक्त मर रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से जंग में हो, चाहे वो ईरान अमेरिका की जंग में हो। ये पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं जो ले डूबी हैं पाकिस्तान को। देखें, हिपोक्रेसी, मुनाफ़क़त की इंतहा देखें कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान एक डिफेंस एग्रीमेंट करता है कि हम मिल के हर जंग लड़ेंगे अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है। अब आप देखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग होती है तो सऊदी अरब चलें फ़ौज नहीं भेज सकता, कुछ डॉलर ही दे दे भीख में। भिखारियों का टोकरा तो हमेशा ओपन रहता है ना, सबके सामने फैला हुआ रहता है, तो कुछ नहीं तो भीख ही दे देते कि पाकिस्तान कम से कम थोड़ा बहुत तो खर्चे पानी के लिए, लेकिन नहीं। इसी तरह सऊदी अरब पे लगातार ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं,
तो पाकिस्तान जो अपने आप को इतनी बड़ी पावर कहता है, पाकिस्तान ने क्या किया? सऊदी अरब अकेला उसको, मतलब अकेला से मतलब अमेरिका की मदद से उसको रोक रहा है। सऊदी अरब में बेशुमार जगहों पे अटैक हुए, लेकिन तो अजीज दोस्तों, एक तरफ आप सऊदी अरब को फ़ोन करके कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपके साथ खड़े हैं फलान ढुमकान, दूसरी तरफ आपका प्राइम मिनिस्टर अली खामिनाई के मरने पे एक ताज़ियत, और वो कि अजीम नेता था, अजीम लीडर था, और उसकी मरने से और अमेरिका ने गलत किया फलान ढुमकान, उस लीडर को अजीम कह रहे हैं जिसने सऊदी अरब पे डायरेक्ट अटैक के ऑर्डर दिए। ये कैसा मुनाफिकत है कि सऊदियों को वैसे ही पता है दुनिया को कि पाकिस्तान इतना मुनाफिक है, लेकिन ओपनली मुनाफिकत पे आ गया है, जो पाकिस्तान को भारी पड़नी है लॉन्ग रन में। अजीज दोस्तों, ईरान के मामले में पाकिस्तान हमेशा से इन्वॉल्व रहा है। 79 में जब दुनिया को इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की ज़रूरत थी, सोवियत इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए, सुन्नी मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एक तरफ अफ़गानिस्तान में सुन्नी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, वायोलेंस, टेररिज्म को प्रमोट किया गया, तो दूसरी तरफ ईरान में शिया एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म को प्रमोट किया गया। जेनीवा और पेरिस में रहने वाला खुमैनी वहाँ से रिवॉल्यूशन लाता है और ईरान में एक लिबरल सेक्युलर किंग शाह ईरान भगा दिया जाता है, और वहाँ पे फिर जिनीवा और पेरिस से फ्रांस के मतलब एयरक्राफ्ट में बैठ के वो तेहरान उतरता है, और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म ईरान में शुरू होती है। उस पूरे रीजन में शिया और सुन्नी एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान आर्मी और उस वक्त के पाकिस्तान आर्मी के जो लीडर्स थे, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जनरल हमीद गुल, ये 3 टॉप के मिलिट्री लीडर थे जो वो पूरी टेररिज्म की पॉलिसीज चलाते थे। पाकिस्तान में इससे पहले कभी हमने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं सुना था। खाली एक जमात इस्लामी होती थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान होती थी, जमीयत उलमा इस्लाम होती थी। जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना नूरानी की बरेलवियों की जमात थी। जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम देवबंदी थी, और करीब थी सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम से। जबकि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज थी, पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेती थीं, और बहुत ना होने के बराबर सीटें इनकी होती थीं। कोई पॉलिटिकल इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में जमात इस्लामी का काफ़ी कंट्रोल था। जमात इस्लामी के थंडर स्क्वाड वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे। लेकिन ये जो टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आई ना, वो 79 में ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की। एक तरफ तो मदरसे, सऊदी अरब के पैसे से देवबंदी मदरसे कायम किए गए, अहले हदीस के मदरसे कायम किए गए, जो कि वहाबी फैक्शंस के करीब थी, लेकिन बरेलवी उस इन्वेस्टमेंट में नहीं थे। इसीलिए जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना नूरानी की सियासी मौत मर गई और उसका कंट्रोल कोई रहा नहीं। बरेलवी बस लोकल रिलीजियस एक्टिविटीज़ तक रहे, हालांकि पाकिस्तान में 60 to 70% बरेलवी थे। लेकिन देवबंदी मदरसों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, और उसमें अफ़गानिस्तान से आए हुए 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ के बच्चे और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पश्तून और मुहाजिरों के बच्चों को उन मदरसों में टेररिज्म की ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई कि पूरा रीजन टेररिज्म का शिकार हो गया। और साथ में पाकिस्तान के अंदर जो नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो थी सिपाही साहबा।
सिपाही साहबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी जो शियाओं के खिलाफ एक्टिविटीज़ करती थी। पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20% शिया हैं, तो जो शियाओं के खिलाफ एक्टिविटीज़ करती थी, जिसके मुकाबले पे खुमैनी के ईरान ने सिपाही मोहम्मद बनाई जो सुन्नियों के खिलाफ एक्टिविटीज़ करती थी। पाकिस्तान में शिया सुन्नी झगड़े हमेशा चलते रहे, लेकिन इस लेवल पे जो क्लैशेस बाकायदा कत्लेआम हुआ। अब जैसे हम कराची में जब मैं छोटा था, तो सऊदी अरब से जब हम वापस आए 1977 में, तो हमने मीठादार का इलाका है लियारी में, उसमें हमने जो अपार्टमेंट ख़रीदा था जहां हम रहते थे, हम तकरीबन 10 साल वहां पे रहे। 77 से 78 में हमने वो अपार्टमेंट ख़रीदा था और 88 तक हम वहाँ रहे। उस बालकनी पे, हमारे घर की बालकनी के बिल्कुल सामने ईरानी हॉल हुसैनिया ईरानिया था, जहाँ पे पूरे कराची के जो मुहर्रम के जुलूस होते थे ना, वो वहाँ पे आके एंड होते थे। और हर साल हम देखते थे बालकनी से कि यहाँ से सुन्नियों के ताज़िए और सब आते थे और यहाँ से शियाओं के जुलूस आते थे, और हर साल वहाँ पे क्लैश होते थे। लेकिन क्लैश ये होते थे कि पत्थरबाजी हो गई, थोड़ा एक दूसरे को पत्थर मार लिए, कोई कद का चाकू चल गए। लेकिन 79 के बाद वहाँ पे बाकायदा हथियार आने शुरू हो गए, जैसे अफ़गानिस्तान से हथियारों की भरमार आई, टीटी पिस्टल और AK-47 आम हो गई। तो वो पाकिस्तान को इस सेक्टेरियन वायलेंस में डालने वाले पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे, और ये बाद में भी चलता रहा। आप यकीन माने, ये अहमद नूरानी बता रहे थे कि ये अब तक इमरान खान के दौर तक और इवन आज भी ये एक ऐसा मुनाफिकाना खेल खेलते रहे हैं दोनों, शियाओं के साथ, ईरान के साथ भी खेल रहे थे, सऊदी अरब के साथ भी खेल रहे थे। अब सऊदी अरब में जो चेंज ऑफ लीडरशिप आई, मोहम्मद बिन सलमान आए, वो काफ़ी सऊदी अरब में रेडिकल चेंजेस आई और ईरान के करीब होने की कोशिश की। लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका और इजराइल को ईरान पे हमला करना था, तो वो उसको आप रोक नहीं सकते थे। और यूं पाकिस्तान खेलता रहा ईरानियों के साथ भी, और हालांकि ईरान को अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान कितना दोगला किरदार अदा कर रहा है। 2024 में ईरान ने अटैक किए थे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट विंग तैयार किए गए हैं उनके खिलाफ, जो आर्मी ने टेररिस्ट विंग तैयार किए हैं। डबल मकसद था उन टेररिस्ट विंग्स का। एक तो ये था कि लोकली जो बलूचिस्तान में क्रांतिकारी हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए क्रिएट किए गए थे। और दूसरा, ईरान में टेररिज्म अमेरिका के इशारे पे करने के लिए। तो पाकिस्तान का ये दोगला किरदार ईरान को भी अच्छी तरह पता था, लेकिन ईरान एक इतनी मुश्किल सिचुएशन में आ गया था। ये देखें, ईरान का बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान से, जहाँ एक्सट्रीम सुन्नी गवर्नमेंट है। आप ये बात याद रखिएगा कि सुन्नियों के जितने ग्रुप हैं, अहले हदीस है, देवबंदी है, वहाबी है, बरेलवी है, जितने भी हैं, वो शियाओं को काफिर मानते हैं और शिया सुन्नियों को काफिर मानते हैं। तो अफ़गानिस्तान में एक्सट्रीम सुन्नियों की गवर्नमेंट, पाकिस्तान में दोगला पाकिस्तान, जो कि सबको पता है कि अमेरिका का पिट्ठू है, टट्टू है और अमेरिका का बिल्कुल एजेंट है, जो कि अमेरिका की पॉलिसीज के लिए ना सिर्फ क्रिएट किया गया था इस रीजन में 1947 में, बाद में भी इसको अमेरिका ही चलाता रहा और अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे इस रीजन में उसको वो प्रोमोट करता था। तो अफ़गानिस्तान ईरान हो गई, दूसरी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हो गई। ईरान के दूसरी तरफ आए तो अरब कंट्रीज, इराक जिस पे ऑलरेडी अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका का कंट्रोल है। बीच में थोड़ा ईरान का इन्फ्लुएंस आया था, शिया इराकियों के ज़रिए वो वहाँ पे इंसर्जेंसी कर रहा था। अमेरिका ने इतना सफाई से वहाँ पे काम किया
कि पहले देखें, ईरान पे अटैक करने से पहले अमेरिका ने रीजन में ईरान की जो प्रॉक्सीज थी उनका सफाया किया। इराक, सीरिया, हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गजा में और हूती यमन में, इन सब का सफाया किया और इसके बाद ईरान पे आया है। तो ईरान एक मुश्किल सिचुएशन में था। सऊदी अरब और गल्फ स्टेट ऑलरेडी अमेरिका की सिक्योरिटी में थे। वहाँ पे दसियों हजारों अमेरिकन फौजी थे, अमेरिका के सारे इलाकों में फौजी अड्डे थे, तो ऑब्वियसली वो टोटल अमेरिका के कंट्रोल में था। तो ईरान खुल के किसी से वो कुछ कर नहीं सकता था। ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट था चाइना और रशिया के ऊपर। चाइना और रशिया इस काबिल नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ सकें। अब ईरान क्या करता? ईरान की अगर प्रायोरिटी होती और उसके पास पॉसिबिलिटी होती तो वो सबसे पहले पाकिस्तान का सफाया करता, लेकिन कर नहीं सका। तो अजीज दोस्तों, इस रीजन में सबसे गंदा खेल अगर कोई खेलता है ना तो पाकिस्तान है। अमेरिका के जितने रीजनल इंटरेस्ट हैं, इसको अगर कोई प्रमोट करता है तो पाकिस्तान है। देखें, जो भी है कि एक्सट्रीम सुन्नी गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, एक्सट्रीम शिया गवर्नमेंट थी, लेकिन एक चीज था कि तालिबान शायद ईरान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मामला बिगड़े थे, तो एक लैंड लॉक अफगानिस्तान के लिए ईरान वॉज इम्पोर्टेंट। ईरान के जरिए ट्रेड काफ़ी आगे बढ़ रही थी। तो अमेरिका को ये था कि शायद अफगानिस्तान एक तो ईरान को रास्ता देगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर सेंट्रल एशिया और फिर आगे चाइना तक जाती हैं, तो शायद रास्ता दे ईरान को कि चाइना उधर से हथियार सप्लाई करे और ईरान के लीडर अगर भागना पड़े तो वहाँ से भाग सकें। तो ये रोकने के लिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान पे हमला कराया गया। याद रखिए कि गजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में गए थे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वॉशिंगटन, और वहाँ पे CIA से कई मीटिंगें हुई हैं इन दोनों की, और उसमें ईरान पे हमले के लिए पाकिस्तान को तैयार किया गया कि अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करो, किसी तरह अफगानिस्तान के साथ भिड़ जाओ और अफगानिस्तान वहाँ बिजी रहेगा तो हम आराम से ईरान पे अटैक करेंगे। ये किरदार अदा करता रहा है पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, ईरान वाला मामला, जो ईरान की जो जंग चल रही है, ईरान जो अटैक कर रहा है, उस पर मैं मज़ीद डिटेल कल की वीडियो में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।